हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने ये इलास्टिक लोड बैलेंसिंग का जो इंटरव्यू में पूछे गए सबसे इम्पोर्टेंट और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसके लगभग 35 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। पर वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी तो इसलिए हमने सोचा कि इसको दो पार्ट में बनाते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट ये है जिसमें हम जो 35 के बाद वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आप ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी थी और सारे क्वेश्चन भी कवर कर लिए थे। तो उससे आगे का अब हम करेंगे जो जिसमें हमने उस टाइम अगर बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन के आसपास ये बात कर लिए थे, हम 37 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि स्टिकी सेशन क्या होता है, वो बता चुके थे कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है। अब उसके आगे की चीज़ें कवर करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पहले आप पुरानी वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसके अलावा EC2 इंस्टांस की भी एक 50 क्वेश्चन की लिस्ट पढ़नी हुई है जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं, तो वो भी आप देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिकी सेक्शन बेसिकली होता है कि क्लाइंट और कोई स्पेसिफिक जो आपका EC2 इंस्टांस है उसके बीच में कितने देर तक कनेक्शन रहेगा, कि मतलब ऐसा ना हो कि बार बार उसे दूसरे इंस्टांस पे लोड बैलेंसर भेज रहा हो। तो ये हम टारगेट ग्रुप में सेट करते हैं, मैं आपको ये दिखा भी दूंगा। उससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिसनर सपोर्ट बाय ALB। अब ALB में कितने लिसनर सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो अगर अभी आप बात करो तो 80 है लिसनर। वो पहले 50 था, फिर और बढ़ा, फिर धीरे धीरे बढ़ा। और मतलब इसका कुछ वो नहीं है, लेकिन बस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरे पास इतने लिसनर हैं तो आप फिर बोलना नहीं। तो क्योंकि क्या है, जनरली लोग जानना चाहते हैं कि कितने इनको क्या आइडिया है और कितने लिसनर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 80। ऐसा कोई पूछता नहीं है कि कितने लिमिट है, लेकिन ये है कि इससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं कि हमारे पास 200 लिसनर हैं तो हम क्या क्या करें, या कि कितने ALB बनाएं या कैसे उसको मैनेज करें। तो ये सारी चीज़ों में मतलब जब सोल्यूशन में होता है तो उसमें वो ऐड करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उससे आगे बढ़ते हैं, हाउ डज ALB हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट। ये बेसिकली हम बात कर भी चुके हैं कि जो बहुत लार्ज वॉल्यूम है उसको कैसे हैंडल करता है। तो ALB इज डिजाइन टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ रिक्वेस्ट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस मल्टीपल टारगेट एंड स्केलिंग ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द ट्रैफिक पैटर्न्स। कि क्या होता है कि जो आपके इंस्टांस हैं उस पर जितने भी हैं उस पर वो क्या करेगा कि वो टारगेट को, मतलब आपका जो रिक्वेस्ट है वो भेजता रहेगा सारे टारगेट पे। और क्या होता है कि ऑटोमेटिकली स्केल भी करता रहता है। तो मतलब ये है कि लोड बैलेंसर पे मतलब आपके पास सफिशियंट अगर टारगेट है तो फिर लोड बैलेंसर बहुत इजीली हैंडल कर लेता है, कोई इशू नहीं। अब ऐसा ना हो कि आप पता चला एक और दो टारगेट ही लगाए हो, मतलब आपके दो ही इंस्टांस हैं और बहुत छोटे साइज हैं, तो उसको दिक्कत आएगी। अदरवाइज वो चाहे जितनी हैवी ट्रैफिक आए, आपके नीचे जो है वो अगर कैपेबल हैं तो वो सारी ट्रैफिक को हैंडल कर लेगा। मतलब लोड बैलेंसर के एंड से इशू नहीं आता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है, कैन बी असाइन ए इलास्टिक IP एड्रेस टू एन ALB। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा अगर थोड़ा सा अच्छे से उन्होंने पूछा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जो सिक्योरिटी की होती है, या मान लीजिए आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की होती है, या मान लीजिए बैंकिंग का है, या जितने भी जो अच्छे सिक्योरिटी के वो होते हैं उसमें क्या होता है IP वाइट लिस्ट करानी पड़ती है। तो क्या होता है जो आपकी ALB में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है उसकी IP चेंज होती रहती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए क्या होता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है। नेटवर्क लोड बैलेंसर में हम जो है स्टैटिक IP अपनी यूज कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप इलास्टिक IP वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, कैन बी असाइन इलास्टिक IP एड्रेस टू एन ALB। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें आप अपनी IP अटैच करनी है अपने मतलब लोड बैलेंसर के साथ, क्योंकि इसी IP को हमने वाइट लिस्ट करा रखा है या यही IP सिर्फ अलाउ है, तो उस केस में आप क्या होगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे नहीं, आप अपने नेटवर्क लोड बैलेंसर पे उस IP को असाइन कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। यस, वी कैन असाइन ए इलास्टिक IP एड्रेस टू नेटवर्क लोड बैलेंसर बट वी कैन नॉट असाइन स्टैटिक IP टू एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर को हम असाइन कर सकते हैं पर अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को असाइन नहीं कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप देखोगे जैसे ये लोड बैलेंसर है, मान लीजिए सबसे पहले मैं करता हूं कि एक यहाँ से हम स्टैटिक IP ले लेते हैं। यहाँ पे एक हम सिर्फ यहाँ पे क्रिएट करके लोकेट कर देते हैं। हमारे पास देखिए एक इलास्टिक IP आ गई।
अब अगर आप यहाँ पे आओगे लोड बैलेंसर पे, सबसे पहले हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे आप आते हो, देखिए यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करोगे, सबनेट सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे देखिए आया IP4B एड्रेस असाइंड बाय AWS। किसके द्वारा असाइन किया गया है? AWS के द्वारा। इसमें आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ भी आएंगे, देखिए असाइंड बाय AWS, यहाँ पे असाइंड बाय AWS, ये किसका है? नेटवर्क एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे आपके पास इलास्टिक आईपी असाइन करने का ऑप्शन नहीं होता। अब यहीं अगर हम क्रिएट पे आते हो, नेटवर्क लोड बैलेंसर को क्रिएट करने जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करोगे, देखो आपके पास आ गया असाइन बाय AWS यूज एंड इलास्टिक आईपी की। AWS असाइन कर, जो मतलब जैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में कर रहा था उस तरह से असाइन बाय AWS जो रहेगा उस आईपी का आप यूज करोगे, कि यूज एंड इलास्टिक आईपी की अपनी इलास्टिक आईपी का यूज करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपके पास जितनी भी इलास्टिक आईपी फ्री रहेंगी, कहीं और से अटैच ना हो, ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं और से है तो पहले आप वहां से हटाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे लाके यहाँ वो शो होंगी, नहीं तो शो ही नहीं होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जितनी भी आपकी आईपी है यहाँ पे दिखेंगी। अब जैसे आप मान लीजिए अभी हमने यही लिया है 57.180, तो इसको यहाँ पे कर दिया, तो ये आईपी इसको असाइन हो गई। फिर यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक आईपी आप और असाइन कर सकते हो। एक ही आईपी यही हमारे पास और है नहीं, तो और जैसे जैसे जितनी आपके जैसे 3 आईपी आपके पास हैं, तो तीनों उसमें अवेलेबिलिटी जोन में सबनेट में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद क्रिएट पे कर दोगे। तो ये तरीका होता है कि जो आपकी इलास्टिक आईपी होती है उसको असाइन करने का। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इलास्टिक आईपी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ नहीं असाइन होगी। किसके साथ असाइन होगी? नेटवर्क लोड बैलेंसर के साथ। ये बात आपको समझ में आ गई। जब भी कोई भी ऐसा सिनेरियो आएगा, इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं कि मेरे पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, उसमें हम अपनी आईपी असाइन करना चाह रहे हैं, कैसे असाइन करें, या हम इसी आईपी पे काम करना चाह रहे हैं, कौन सा सोल्यूशन होगा, या मान लीजिए कौन सा सोल्यूशन बेस्ट रहेगा हमारे लिए जब हमारी खुद की इलास्टिक आईपी हो। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ आप अपनी इलास्टिक आईपी असाइन नहीं कर सकते हैं, और नेटवर्क लोड बैलेंसर के साथ अपनी इलास्टिक आईपी आप असाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया कि पब्लिक असाइन आप इलास्टिक आईपी किसको असाइन कर सकते हैं? नेटवर्क लोड बैलेंसर को। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को नहीं असाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पास जो पब्लिक आईपी होगी वो AWS के साइड से असाइन होती है। तो इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हाउ डज ALB हैंडल HTTP/2 ट्रैफिक की, जो HTTP/2 ट्रैफिक होती है। अब ये देखिए जैसे HTTP/2 है, तो ये क्या है? ये इसका वर्जन है बेसिकली 2.0 वर्जन, मतलब ये हो गया। इससे पहले जो था वो HTTP 1.1 था। तो 1.1 और 2 ये भी उससे रिलेटेड भी चीजें पूछते हैं कि 1.1 और 2 में क्या डिफरेंस है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लेटेस्ट वर्जन है वो काफी फास्ट है, उसके बाद उसमें मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है, और उसके बाद मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए भी है। तो सारी चीजें मतलब आप ये समझो HTTP जो 2 है वो लेटेस्ट है, और सारे मतलब सारे फीचर, सिक्योरिटी की भी बात करो, परफॉर्मेंस की भी बात करो, स्पीड की भी बात करो, सब कुछ इसमें अच्छा है। तो HTTP 2 जो भी है वो लेटेस्ट है, और वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर उसी को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि HTTP का कौन सा वर्जन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सपोर्ट कर रहा है, तो भी आपको बोलना है HTTP/2 सपोर्ट कर रहा है, जो लेटेस्ट है। इससे पहले जो था HTTP/1.1 था। तो ALB सपोर्ट HTTP/2 which improves performance by allowing multiple requests and response to be multiplexed over a single connection। तो क्या होता है? मल्टीपल रिक्वेस्ट और मल्टीप्लेक्स जो होता है, इसका मतलब रिस्पॉन्स जो होता है अच्छा होता है, रिस्पॉन्स टू बी मल्टीप्लेक्स ओवर सिंगल कनेक्शन, की एक सिंगल कनेक्शन पे आपका मल्टीपल रिक्वेस्ट वो रहता है एक्टिव। तो इस पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है, योर एप्लीकेशन इंस्टांस आर यूजिंग डायनेमिक आईपी एड्रेस, हाउ डज ALB हैंडल दिस। अब इसमें जैसे बोल दिया गया कि जो हमारा इंस्टांस है, इंस्टांस में क्या है कि हमने इलास्टिक आईपी नहीं दी हुई है। तो और हम क्या करते हैं, जब भी मैंने आपको दिखाया भी था वीडियोस में कि जब हम इंस्टांस को स्टॉप करते हैं, या मान लीजिए कुछ और हमें काम करना हुआ उस पर किए और हम उसको रीस्टार्ट किए, तो क्या होता है उसकी पब्लिक आईपी जो है चेंज हो जाती है, अगर आपके पास इलास्टिक आईपी नहीं है। तो वही पूछ रहे हैं कि अगर पब्लिक आईपी हमारी चेंज हो रही है तो ALB उसको कैसे हैंडल करेगा।
तो इसमें पब्लिक आईपी के बेस पे नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मतलब आप चाहे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो चाहे नेटवर्क लोड बैलेंसर हो, उसको इंस्टेंस की आईपी चेंज होने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये क्या है, ALB डज नॉट रिक्वायर्ड स्टैटिक आईपी फॉर इंस्टांसेस, इट यूजेस DNS टू रिजॉल्व द आईपी एड्रेस ऑफ द इंस्टांस। क्या होता है, DNS का यूज करता है किस पे, इंस्टांस की आईपी के लिए। तो देखिए इंश्योर योर इंस्टांस आर प्रॉपरली रजिस्टर्ड विद द ALB, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ALB के साथ वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, एंड इट विल हैंडल द डायनेमिक नेचर ऑफ देयर आईपी एड्रेस, कि वो क्या होता है, डायनेमिक नेचर को हैंडल करने में कैपेबल हो। बस आप ये समझो, अगर जैसे आपसे इस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं कि वो आप बोल देंगे कि हमारे इंस्टांस की आईपी ही चेंज हो जा रही है, तो लोड बैलेंसर में क्या इशू आएगा या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीजें अगर वो पूछते हैं तो आपको बोलना है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंस्टांस की आईपी चेंज भी हो रही है तो लोड बैलेंसर, क्योंकि लोड बैलेंसर को आपने जिस इंस्टांस आईडी को किया है ट्रिगर, तो वो तो ट्रैफिक उस पर भेजेगा, वो आईपी देख के तो ट्रैफिक नहीं भेजेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैन बी इम्प्लीमेंट रेट लिमिटिंग विथ ELB इफ सो हाउ। तो देखिए रेट लिमिटिंग सबसे पहली बात की होता क्या है। रेट लिमिटिंग मैंने आपको बोला था कि जैसे क्या होता है कि जब मैंने वो उसमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में बात की थी तो उसमें मैंने बताया भी था कि रेट लिमिटिंग बेसिकली होता है कि एक फीचर होता है सिक्योरिटी का, उसमें क्या है कि हम सेट करते हैं कि हमारे किस यूजर, मतलब एक आईपी से जो कोई यूजर हिट कर रहा है वो कितने हिट 1 मिनट या 1 घंटे में, या मान लीजिए 1 मिनट में हो गया तो कितने हिट वो मार सकता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर जो एक जेन्युइन यूजर होगा तो वो 1 मिनट में मान लीजिए 10 हिट मारेगा, 15 हिट मारेगा, कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, होम पे गया, कॉन्टेक्ट्स गया, और चीजें स्क्रॉल करके देख रहा, आपने आर्टिकल वगैरह डाल रखी है, पढ़ रहा है, तो मतलब एक लिमिटेड ही वो है, ऐसा नहीं है कि वो लगातार हिट, अगर मान लीजिए वो लगातार भी मारता है तो 20-25 हिट मार सकता है। तो क्या होता है, रेट लिमिटिंग में हम सेट कर देते हैं कि अगर ये 1 मिनट में 20 हिट से ज्यादा मारता है तो इस आईपी को क्या करना, ब्लॉक कर देना, मतलब रिस्पॉन्स नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है ये एक तरह का अटैक हो कि मतलब 100-200 हिट किसी पर्टिकुलर आईपी से आ रहे हैं, या कभी कभी तो लाखों में भी आते हैं, तो उस केस में ये यूज किया जाता। बट रेट लिमिटिंग जो है वो आपके ALB साइड नहीं होता, वो किस पे काम करेगा, उसके लिए आपको वेब का यूज करना पड़ेगा, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का। ALB itself does not provide rate limiting capabilities, की जो रेट लिमिटिंग कैपेबिलिटीज है वो किसकी नहीं होती है, ALB की नहीं होती है, उसके लिए आपको वेब यूज करना पड़ेगा। यूज AWS वेब टू क्रिएट रेट बेस्ड रूल दैट लिमिट द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए सिंगल आईपी एड्रेस विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कि 1 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, इसमें इतने ही हिट आने हैं। या मान लीजिए आपको जैसे लग रहा है कि कोई बंदा है कि भाई 1 घंटे में, ऐसा तो है नहीं कि आप उसे बैठे रहोगे, तो 100 हिट आपने अलाउ कर दिया, उसके बाद आप बोलते हो कि इसके बाद मत रिस्पॉन्स करो कि वो टाइम पास कर रहा। जैसे अगर आपने देखा होगा अभी आप IRCTC पे जाओ और IRCTC पे आप क्या करोगे कि लगातार हर टिकट पे हर ट्रेन पे क्लिक करके देखो कितनी सीट अवेलेबल है, कितनी नहीं है, फिर उसके सारे मतलब स्लीपर में देखो, 3rd AC में देखो, 2nd AC में, 1st AC, और आप लगातार देखते जाओ तो आपको दिखेगा कि मतलब अगर 15-20 आपने देख लिया तो उसके बाद वो क्या होगा, वो रिस्पॉन्स ही आना बंद हो जाएगा, कि क्योंकि आपने जो लिमिट है वो उस टाइम का आपने रीच कर दिया, तो आप थोड़ी देर बाद फिर जाओगे तो काम करेगा, लेकिन उस टाइम के लिए वो रुक जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ कैन बी असाइन ए स्टैटिक आईपी एड्रेस टू एन ELB। अब ये देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे असाइन करना, कुछ भी नहीं करना है। अंडर लोड बैलेंसिंग चूज क्रिएट लोड बैलेंसर फॉर नेटवर्क लोड बैलेंसर, चूज टू क्रिएट, आप नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट पे करोगे। सेलेक्ट द BC वेयर यू प्लान टू प्रोवाइड द नेटवर्क लोड बैलेंसर, उसके बाद देखिए BPC का आया था। फिर सेलेक्ट द चेकबॉक्स ऑफ डिजायर अवेलेबिलिटी जोन, देन सेलेक्ट द सबनेट इन दैट अवेलेबिलिटी जोन, की जो सबनेट का आपको यूज करना है उसको करेंगे। फिर बाय डिफॉल्ट द नेटवर्क लोड बैलेंसर असाइन ए आईपी एड्रेस इफ यू वांट टू यूज एन इलास्टिक आईपी एड्रेस फॉर एन IPv4 एड्रेस, चूज एन इलास्टिक आईपी, की आप क्या करोगे कि वहां पे बाय डिफॉल्ट वो मैं आपको दिखाया भी था कि उस क्या होता है कि असाइंड बाय AWS आता है। फिर अगर आप वहां अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यूज इलास्टिक आईपी पे क्लिक करेंगे, और इलास्टिक आईपी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही क्या होता है, वहां पे जो मैं आप दिखा रहा था वो मैंने हटा भी दिया यहाँ पे क्रिएट में, तो क्या होगा कि वो अपने आप ही वहां पे लोड जो आपकी आईपी है वो अपने आप वहां दिखने लगेगी
और यहाँ पे, और उसको आप यहाँ से देखिए सेलेक्ट यूज एन इलास्टिक आईपी पे करेंगे और अपनी आईपी सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए व्हाट आर द सबनेट एंड हाउ दे आर यूज्ड विथ ईएलबी। सबनेट आर सेगमेंट। अब देखिए सबनेट क्या होता है, बीपीसी में मैंने काफी डिटेल में बता रखा है, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट। अब ऐसे आप समझो कि एक सेगमेंट क्या होता है, आईपी रेंज की, जो हम बीपीसी के अंदर क्रिएट करते हैं या बाय डिफॉल्ट का यूज करते हैं, कि उस पर्टिकुलर जो सबनेट की होंगी, जब आप EC2 इंस्टांस वगैरह क्रिएट करते हैं उसके अंदर, तो उसमें जो प्राइवेट आईपी वगैरह होती हैं उस बेसिस पे उसको असाइन होती हैं कि आपको कितना, जैसे मान लीजिए अगर आपने 32 आईपी का, जैसे मान लीजिए आपको 10 या 12 सिस्टम अपने यूज करने हैं, तो आप 32 उसका आईपी का एक सबनेट सेगमेंट ले लिए। तो इस तरह सेगमेंट आर सबनेट्स आर सेगमेंट ऑफ ये बीपीसी आईपी एड्रेस range when configure ELB you specify subnet to determine where the load balancer will be deployed and which availability zone it will serve। वहां पे देखिए जैसे ही कि कौन सा जब आप क्रिएट करते हो, तो ये सारी चीजें आप, जैसे यहाँ पे अगर मैं भी आपको एप्लीकेशन लोड नेटवर्क देखिए, यहाँ पे ये सबनेट सेलेक्ट है, तो यहाँ पे जैसे एक सबनेट ये आपको इसमें अगर यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सबनेट में भी आपका लोड बैलेंसर काम करेगा। जैसे देखिए अगर कोई मान लीजिए इंस्टांस आपका इस सबनेट में बना है, तो वो तभी लोड बैलेंसर काम करेगा जब आपको क्या करना होगा, इस वाले सबनेट को सेलेक्ट करेंगे। तो हमेशा कोशिश किया जाता है कि आप तीनों सबनेट अगर सेलेक्ट कर लेते हो, तो जिसमें भी आप इंस्टांस क्रिएट करोगे वो उसके साथ काम करेगा। नहीं तो ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए आपने 1A 1B 1C 2 सेलेक्ट किया और आपका जो इंस्टांस है वो 1D में है, तो आपको क्या होगा, फिर इशू आने लगेगा कि वो उसके साथ कॉन्फ़िगर नहीं होगा, अनहेल्दी बताएगा और डिफरेंट तरह का इशू आएगा। तो इसलिए इसको आप अवॉइड करके क्या किया करिए, तीनों सेलेक्ट किया करिए। जितना आप ज्यादा सबनेट और अवेलेबिलिटी जोन लेंगे उतना जो है परफॉर्मेंस अच्छी होगी। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए व्हाट इज द क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग एंड हाउ डू यू इनेबल इट। अब देखिए क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग क्या होती है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने जो लोड बैलेंसर का सेक्शन है उसमें हमने बता रखा है, प्रॉपर एक वीडियो ही हमने बनाई थी जिसमें हम केवल क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर आपको देखनी हो तो वो जो 8-9 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है लोड बैलेंसर की, ELB की, उसको आप देख लीजिएगा। तो उसमें एक क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का पढ़ा, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूट्स इनकमिंग ट्रैफिक इवनली अक्रॉस ऑल रजिस्टर्ड टारगेट इन ऑल इनेबल्ड अवेलेबिलिटी जोन्स। क्या होता है, जो आपकी जितनी भी वो होते हैं अवेलेबिलिटी जोन, उसमें क्या होता है, जो भी टारगेट रजिस्टर है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है उसका जो आपका वो होता है क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। इट इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट फॉर ALB के केस में क्या होता है, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इनेबल ही होता है, क्योंकि क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का लॉस कुछ नहीं है, एडवांटेज ही एडवांटेज है सिर्फ। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड बाय डिफॉल्ट डिसेबल फॉर NLB के लिए शुरू में बंद रहता है बाय डिफॉल्ट, बट आप उसको वहां पे इनेबल कर सकते हैं। तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग बहुत अच्छा फीचर होता है और उसका यूज भी किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि लोड बैलेंसर की वर्किंग कैसे होती है। जैसे अगर मान लो, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपने दो सबनेट यूज किया, अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2। एक में आपने 2 इंस्टांस क्रिएट किया, एक में आपने 4 इंस्टांस क्रिएट किया। अब क्या होगा कि वो क्या होगा, दो जो जिन अवेलेबिलिटी जोन में इंस्टांस है उनके साथ एक नोड बना लेगा। अब नोड जो बना लेगा, अब नोड के साथ वो क्या होगा, एक ट्रैफिक A में भेजेगा, एक ट्रैफिक B में भेजेगा, फिर एक ट्रैफिक A में भेजेगा, एक ट्रैफिक B में भेजेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब अगर जैसे क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग नहीं होगी, तो सोचिए एक के पास 2 इंस्टांस है, उसको भी एक ट्रैफिक दे रहा है, एक के पास 4 इंस्टांस है, उसको भी एक ट्रैफिक दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका रिसोर्स जो है अच्छे से यूज नहीं हो रहा। तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग क्या होता है, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग जब आप इनेबल कर देते हैं तो वो कैपेसिटी के अनुसार भेजता है। जैसे इसमें 2 इंस्टांस है तो इसमें 2 ट्रैफिक भेजेगा, उसमें 4 इंस्टांस है तो 4 ट्रैफिक भेजेगा। इस तरह से वो बैलेंस करने लगता है। तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इनेबल करके रखना चाहिए कि उसमें जो आपकी कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी के बेस पे आपको वो ट्रैफिक प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए ये बाकी इसको मैंने काफी डिटेल में बता रखा, तो वहां से आप देख लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा।
उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरनल एंड इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर। जैसे ही मैं लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहा था तो उसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा था, एक इंटरनल था, एक इंटरनेट। इंटरनेट है जो आपकी बाहर से ट्रैफिक आती है उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे मान लीजिए एचटीटीपीएस पे इस तरह की ट्रैफिक आती है उसको बैलेंस। और इंटरनल की आप इंटरनल लेवल पे भी लोड बैलेंसर का यूज कर रहे हैं अपनी इंटरनल ट्रैफिक को, कि मतलब आप बाहर से नहीं कनेक्ट है लेकिन आपकी इंटर भी, जैसे मान लीजिए आपका कुछ पर्सनल नेटवर्क है या ऑन प्रेमिसेस है तो उसमें भी अगर आपका है तो उस तरह की सिचुएशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी इंटरनल की, आपको बाहर की ट्रैफिक इंटरनेट की नहीं आएगी, इंटरनल ट्रैफिक वो रहेगी। एन इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर राउट ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट टू योर बीपीसी। क्या होगा कि आपके इंटरनेट से कहाँ ट्रैफिक आएगा, बीपीसी पे, जो जनरल हमारा काम होता है। वाइल एन इंटरनल लोड बैलेंसर राउट ट्रैफिक ओनली विद इन द बीपीसी और बिटवीन बीपीसी, की विद इन सेम बीपीसी में या दो बीपीसी के बीच में ट्रैफिक क्या होगी वो राउट करेगा। जैसे मान लीजिए किसी बीपीसी के अंदर ही आपने इंस्टेंस बना रखा और वहीं से ट्रैफिक जनरेट हो रही है और वहीं पे रिस्पॉन्स हो रहा है, जैसे कि आपकी इंटरनल मतलब वो हो गया कि आप इंटरनल एपीआई वगैरह यूज कर रहे हैं या हिट कर रहे हैं उस केसेस में। और जो आपकी या दूसरे बीपीसी की किसी दूसरे बीपीसी में भी है और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, राउट करना है, तो उसका यूज किया जाता है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि इंटरनेट और जो इंटरनेट फेसिंग होता है और इंटरनल, उन दोनों लोड बैलेंसर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ये भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये है व्हाट इज द AWS क्राउड ट्रेल एंड हाउ डज इज रिलेटेड टू एलबी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्राउड ट्रेल का हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर आप बेसिक समझो तो क्या होता है, AWS क्राउड ट्रेल लॉग एपीआई कॉल्स मेड ऑन योर अकाउंट इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू एलबी, की मतलब कोई भी जो भी एक्टिविटी आपकी एपीआई रिलेटेड होती है, कि कोई लॉग इन कर रहा है, कोई एक्सेस कर रहा है, सारी चीजें वो क्लाउड ट्रेल में रिकॉर्ड होती है। मतलब सिक्योरिटी के पर्पज में यूज किया जाता है कि आपको पूरा रहे कि कौन एक्सेस कर रहा है, कौन लॉग इन किया है, क्या डिटेल मतलब क्या क्या एक्टिविटी किया है, वो सारा आपके पास आता रहे। तो इट प्रोवाइड ए हिस्ट्री ऑफ एक्शन एंड कैन बी यूज फॉर ऑडिटिंग एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, की आपको जब ईएलबी का कभी भी सिक्योर मतलब ऑडिटिंग करनी है या कुछ एनालिसिस करना है कि भाई आपके ईएलबी में कुछ इशू आने लगा, आपको लगा कि अरे ये तो मैंने प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया था, मिस कॉन्फ़िगर हुआ, तो उस सब चीज़ों में मतलब उसका आप यूज़ कर सकते हैं क्लाउड ट्रेल का, कि वहां से आप देख सकते हैं कि मेरे सिवा कोई और बंदा तो नहीं इसको एक्सेस किया या कुछ और एक्टिविटी तो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्लाउड ट्रेल आपका यूज़ होता है। उसके बाद देखिए हाउ डू यू इनेबल एक्सेस लॉगिंग फॉर एन ईएलबी। जो आपका लोड बैलेंसर का एक्सेस लॉग होता है कि जैसे आप एचटीटीपी जब हिट करते हो, तो आप जब हिट करते हो आपकी आईपी होती है, आपका लोकेशन होता है, उसके बाद आपका सिस्टम होता है, आप कौन से क्रोम मतलब ब्राउजर्स का यूज कर रहे हो, कौन किस तरह का आपका सिस्टम है, विंडोज है, फोन है कि मैक है, तो सारी चीजें एक्सेस लॉग में आती हैं। तो एक्सेस लॉग को क्या होता है, एक्सेस लॉग को भी मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग के लिए ही यूज किया जाता है, और वो आप अपने S3 बकेट में स्टोर कर सकते हैं। एक्सेस लॉगिंग कैन बी इनेबल्ड बाय स्पेसिफाइंग एंड S3 बकेट where the log file will be stored. This provide detailed record of all requests sent to the load balancer, की जितने भी वो डिटेल रहती है कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर को भेजी गई और उसकी पूरी डिटेल, आईपी क्या थी, सिस्टम क्या था, सब कुछ। तो वो आपका क्या होता है एक्सेस लॉग। तो आपसे देखिए पहले तो इनेबल का पूछेंगे, हो सकता है पूछ लें एक्सेस लॉग क्या होता है, क्या उसमें इंफॉर्मेशन होती है, एक्सेस लॉग क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्सेस लॉग को स्टोर कहाँ करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब इसमें और भी बनते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। S3 बकेट में हम इसको स्टोर करते हैं और हमारी जितने भी रिक्वेस्ट होती है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है एक्सेस लॉग में। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टारगेट रिस्पांस टाइम मैट्रिक्स इन ALB। जो ALB में है वो टारगेट रिस्पांस टाइम क्या होता है। अब जैसे देखिए द टारगेट रिस्पांस टाइम मैट्रिक्स मेजर द टाइम इट टेक फॉर ए टारगेट टू रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, कि मतलब टारगेट रिस्पांस टाइम हुआ कि एक हिट आपके टारगेट को आई और कितने देर में उसको प्रोसेस करके टारगेट ने रिस्पांस कर दिया, वो होता है आपका टारगेट। जो जैसे आपका जब डिले वगैरह आता है या मान लीजिए आपका रिस्पांस बढ़िया नहीं आ रहा या कोई एरर आ रही है, जैसे मान लीजिए 504 की एरर आ रही है, तो ये हो गया कि जितना आपने टाइम सेट कर रखा था उतने में आपका टारगेट रिस्पांस नहीं कर रहा। तो इन सब चीजों में वो यूज करते हैं। तो आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि टारगेट रिस्पांस टाइम क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाई वैल्यूज कैन बी इंडिकेट परफॉर्मेंस इशू विद द बैकएंड टारगेट,
कि मतलब एक तरह से आप यही समझो ना कि जितना ज़्यादा टाइम लेगा, वैल्यू जितनी हाई होगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके बैकएंड सर्वर है उसमें कुछ इशू आ रहा है, मतलब वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे आप ट्रबल शूट करते हैं। तो ये टारगेट रिस्पॉन्स टाइम का आपका यूज होता है। उसके बाद आप देखते हैं कैन यू यूज लेमडा फंक्शन विथ एलबी। एलबी के लिए मैंने आपको दिखा दिया, तो वो आप बोल भी सकते हैं जो हम टारगेट में यूज करते हैं। यस, एलबी कैन राउट रिक्वेस्ट टू लेमडा फंक्शन अलाउइंग यू टू बिल्ड सर्वरलेस एप्लीकेशन देन दैट कैन स्केल ऑटोमेटिकली, जिसको आप क्या है ऑटोमेटिकली स्केल कर सकते हैं। लेमडा फंक्शन की खासियत ही यही है कि सर्वरलेस रहेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कैन ELB वर्क विथ अमेजॉन ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस की। जो इलास्टिक कंटेनर सर्विस है उसमें ELB का यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी आप ELB का यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप समझिए एक तरह से ये जो क्लस्टर बनता है उसमें आपका यूज होता है। जब आप आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो आपको समझ में आएगा जब डेवऑप्स के साइड आप जाते हैं। तो बस अभी आपको याद रखना है कि हाँ यूज करते हैं। तो देखिए यस, ELB कैन राउट ट्रैफिक टू ECS टास्क एंड सर्विसेज प्रोवाइडिंग लोड बैलेंसिंग फॉर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस की। जो आपके एप्लीकेशन होती है उसमें आप यूज कर सकते हो, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको बहुत डिटेल में जब हम डेवऑप्स पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए व्हाट आर द सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कॉन्फ़िगरिंग एन ELB। ELB को जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, और ये आपसे पूछा जाता है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है ELB को कॉन्फ़िगर करते समय, या नेटवर्क लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करते समय, या BPC को, या इंस्टेंस क्रिएट करते समय, हर चीज़ के लिए पूछा जाता। तो देखिए बेस्ट प्रैक्टिस इंक्लूड क्या होता है, यूज HTTPS टू इनक्रिप्ट डाटा इन ट्रांजिट की। जो आप मैं आपको पहले भी बता रहा था कि HTTP को आपको अवॉइड करना है, HTTPS को ही यूज करना है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो आपका SSL सर्टिफिकेट होता है, टू इनक्रिप्ट डाटा इन ट्रांजिट। जो आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो इनक्रिप्ट रहे उस टाइम। कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक प्रॉपरली। हेल्थ चेक में आपको ये ध्यान रखना कि जो आपने जिस पे हेल्थ चेक कर रहे हो पोर्ट 80 पे या पोर्ट 443 पे HTTP या HTTPS पे, तो आपको वो अलाउ भी होना चाहिए आपके इंस्टेंस एंड से, कि जिससे वो आपका लोड बैलेंसर हेल्थ चेक भी कर सके। तो वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर आपको करना है। यूटिलाइज पाथ बेस और होस्ट बेस राउटिंग फॉर एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, कि जो आपका पाथ बेस राउटिंग या होस्ट बेस राउटिंग जो मैंने बताया था उसको आपको प्रॉपर यूज करना है, कि कैसे उसको मतलब आपको किस बेसिस पे ट्रैफिक को राउट करना है। उसके बाद देखिए है मॉनिटर मैट्रिक्स एंड सेटअप द अलार्म फॉर प्रोएक्टिव मैनेजमेंट की। जो आपका है आप अलार्म सेट कर दो कि भाई आपका रिस्पॉन्स जैसे टारगेट रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो रहा है, या आपका ज़्यादा इंस्टेंस जो है फेल हो रहा है, इन सब सिचुएशंस के लिए आप अलार्म सेट कर दो, मॉनिटरिंग करो क्लाउड वॉच में। तो ये सारा आपको भी करना है। उसके बाद देखिए इनेबल एक्सेस लॉगिंग फॉर ऑडिटिंग एंड ट्रबल शूटिंग। उसके बाद क्या है आपको एक्सेस लॉग, जैसे कभी कभी आता है कि भाई आपका जेन्युइन कस्टमर है और उसकी IP ब्लॉक हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आप देखने के लिए क्यों ब्लॉक हो रही है, क्या रीज़न है, तो इस तरह का आपको उसमें क्या है इनेबल जो एक्सेस लॉग है उसको इनेबल करते हैं। वो मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे इनेबल करते हैं लोड बैलेंसर में, तो वहां से आप एक्सेस लॉग को इनेबल करके वो ट्रबल शूटिंग, और तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। बोलिएगा क्लाउड वॉच से प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करना है, अलार्म वगैरह सेट करना है, एक्सेस लॉग इनेबल करना है, HTTPS का यूज करना है, किस बेस पे राउटिंग करनी है उसका प्रॉपर होना चाहिए, हेल्थ चेक प्रॉपर होना चाहिए। ये सारी चीजें आप इसमें मतलब कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं कि सिक्योरिटी पे प्रॉपर ध्यान रखें, वही पोर्ट अलाउ हो जो हमें जरूरत है। तो ये सारी चीजें, अवेलेबिलिटी जोन, सारे अवेलेबिलिटी जोन में हो। बेस्ट प्रैक्टिस ये भी है, ऐसा ना हो कि आप किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में कर दें, तो आप तीनों अवेलेबिलिटी जोन जितने भी अवेलेबल हैं उस रीजन में सारे अवेलेबिलिटी जोन का यूज करें। ये सारी चीजें और भी चीजें होती हैं। तो अगर अब हम अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं तो देखिए 54 पे क्या है, हाउ कैन यू इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी विथ ELB का मैं पहले ही बता दिया, इस बारे में हम कई बार बात भी कर चुके कि जो हाई अवेलेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है। एक तो आपको मल्टी एजेस का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, और उसका क्या होता है कि देखिए डिप्लॉय ELB अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन एंड इंश्योर दैट द बैकएंड टारगेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दीज जोन्स की, मतलब उसके बाद आप क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग वगैरह का भी यूज करो। दिस हेल्प्स ensure that the application remain available even if one zone
एक्सपीरियंस इशू की जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका कोई मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, अगर वो 3 जोन में वो चल रही है, तीनों अवेलेबिलिटी जोन में, तो अगर किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में कुछ इशू भी आ गया या डिस्ट्रॉय भी हो गया तो आपके 2 अवेलेबिलिटी जोन उसको मैनेज रखेंगे और आपका सर्वर थोड़ा डिले हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि बंद ही पड़ जाएगा। अगर वही आप सिंगल अवेलेबिलिटी में कर रहे होते और वो डाउन हो जाता तो आपका पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए, व्हाट शुड यू कंसीडर व्हेन चूजिंग बिटवीन एएलबी एंड एनएलबी। अगर आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर में कैसे डिसाइड करोगे कि क्या यूज़ करना है, इसके बारे में हम शायद पीछे भी बात कर चुके हैं। तो देखिए, बेसिक मैं बता भी चुका हूँ कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के टाइम अगर हमें HTTPS की पे अपने ट्रैफिक को राउट करना है या होस्ट बेस पाथ बेस करना है, वेब सॉकेट का यूज़ करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अब क्या है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज़ करना है। अगर हमें बहुत हाई परफॉर्मेंस चाहिए, लेटेंसी बहुत लो चाहिए, तो उन सब सिचुएशन के लिए हमें क्या है, नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करना है। चूजिंग ALB फॉर HTTPS ट्रैफिक विद एडवांस राउटिंग नीड एंड NLB फॉर TCP UDP ट्रैफिक रिक्वायरिंग हाई परफॉर्मेंस एंड लो लेटेंसी, कि परफॉर्मेंस बहुत हाई होगी और लेटेंसी बहुत लो होगी, अल्ट्रा लो लेटेंसी। कंसीडर द टाइप ऑफ ट्रैफिक रिक्वायर्ड फीचर एंड परफॉर्मेंस नीड, की जिस अनुसार आपको ट्रैफिक है या उसका जो फीचर करना है और परफॉर्मेंस, उस बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेलेक्ट करना है कि नेटवर्क लोड बैलेंसर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, हाउ कैन यू इम्प्रूव सिक्योरिटी फॉर एन ELB डिप्लॉयमेंट। जब आप इलास्टिक लोड बैलेंसर का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम सिक्योरिटी का आपको क्या क्या यूज़ करना है वो भी जानना जरूरी है। कि जैसे देखिए, एक तो आपका हो गया कि हमें मैं आपको पहले भी बताया था कि जब भी कम्युनिकेशन करनी है तो हमें HTTPS का यूज़ करना है। टेस्टिंग इन्वायरमेंट की बात छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपको क्या है, HTTPS का यूज़ करना है। इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी ग्रुप टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, की सिक्योरिटी ग्रुप पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि जैसे आप अगर HTTPS यूज भी कर रहे हैं, अगर आपने पोर्ट 80 और पोर्ट 443 दोनों अलाउ कर दिया तो उसका भी कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वो अगर किसी को कुछ एक्टिविटी करनी होगी तो पोर्ट 80 के थ्रू तो वो कर ही जाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि जो आप रूल लगा रहे हैं कि 443 पे ही अलाउ करें, 80 पोर्ट आप रिस्ट्रिक्ट कर दो, अलाउ ही ना करो, तो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन बहुत एडवांस है या बहुत मतलब जैसे कोई ट्रांजेक्शन और इस पेमेंट गेटवे हो गया या जैसे IRCTC की साइट वगैरह हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं डाउन बर्दाश्त कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है वो 1 घंटा बंद भी रही तो बहुत इशू नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा लेकिन बहुत इशू नहीं आएगा। लेकिन अभी IRCTC हो गया या आपकी पेमेंट गेटवे की हो गई या रिचार्ज की कंपनी हो गई, इन सब की अगर 1 मिनट बंद हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा। तो उन तरह की साइटों के लिए आपको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का भी यूज़ करना चाहिए। हालांकि अगर AWS में बात करें तो चार्ज इसका बहुत ज़्यादा है, करीब $3000 है पर मंथ का। तो बेसिक जो सेटअप होता है उसमें लोग यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना पैसा नहीं दे सकते हो। तो जो एडवांस बहुत है उसमें यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है कि हाँ भाई हमें ज़रूरत है, हमारा सिस्टम काफ़ी अच्छा है और मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह और इस तरह की चीज़ों के लिए है, तो आप क्या करो कि उसके लिए वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का भी यूज़ करो। रेगुलरली व्यूइंग एंड अपडेटिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, की जो आप है अपना जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है उसको बार बार देखते भी रहो कि आपने जैसे कुछ आपको नहीं याद रहता, आपने कुछ अलाउ किया। जैसे क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि अपने इंस्टांस को बोलते हैं कि भाई हमारी पब्लिक IP जो है, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास स्टैटिक IP है, हम बोलते हैं इस IP के थ्रू लॉगिन का हम दे देते हैं डायरेक्ट अपने DB को या अपने एप्लीकेशन को, क्योंकि यहाँ तो ऑफिस में कोई और करेगा नहीं हमारे सिवा, तो वहाँ सेफ है। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप फिर भूल गए, अभी कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो स्टैटिक IP रिलीज हो गई और आपने कोई नई स्टैटिक IP ले ली या कहीं और आप शिफ्ट हो गए, कुछ हुआ, तो क्या होता है कि ये सारी चीजें हमें व्यू करनी होती है। पता चला वो स्टैटिक IP किसी और के पास चली गई तो वो एक्सेस कर सकता है आपके सिस्टम को। तो इस तरह ये भी है कि आप अपने जो सिक्योरिटी लगे हैं उसको प्रॉपर देखते रहिए, अपडेट करते रहिए, जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हटाते रहिए, जो चीज़ें आपको ऐड करनी है वो और ऐड करते रहिए। तो इस तरह से चीज़ें आप ये सब बातें ध्यान रखेंगे कि सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग SSL TLS सर्टिफिकेट विथ ALB। अब देखिए, जो हमारे पास जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो मतलब AWS रिकमेंड करता है
कि कोशिश करो आप यहीं से इंपोर्ट जैसे कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो कि जो हमारा सर्टिफिकेट मैनेजर है वहां से लो। उसमें क्या है, ARN ID वगैरह भी रहेगी, हालांकि जो इंपोर्ट करते हैं उसमें भी रहती है, लेकिन उस पर ARN ID रहेगी, उस पर आपको डेट पूरा रहेगा कि किस डेट से किस डेट तक चलेगा और सारी चीज़ें, तो आप वहां से कर सकते हो। और उसमें एक ऑप्शन ये भी है, जैसे इंपोर्ट आप कहीं पे किए तो 1 साल बाद जब वो एक्सपायर होगा तो आपको फिर इंपोर्ट करना। अब पता चला आपको रात में 11 बजे वो एक्सपायर हो गया और आप सो रहे हो, आपको पता ही नहीं है। और AWS में क्या है कि अगर आप रिन्यू को लगाते हैं तो रिन्यू ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें एडवांटेज होती हैं। तो यूज़ AWS सर्टिफिकेट मैनेजर, ACM जो बोलते हैं, फॉर इजी सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, जो मैंने भी आपको दिखाया भी। इंश्योर सर्टिफिकेट एंड कीप अप टू डेट एंड रेगुलरली व्यूइंग एंड न्यू सर्टिफिकेट बिफोर एक्सपायरेशन, की जो एक्सपायर हो रहा है उससे पहले उसको क्या हो, रिन्यू कर सके। तो सारी चीज़ें इसीलिए, क्योंकि AWS के अंदर जो वो है सर्टिफिकेट मैनेजर, वो तो पूरा AWS के कंट्रोल में, तो उसमें कुछ इशू भी आएगा तो AWS देख सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने GoDaddy से लिया SSL सर्टिफिकेट, उसको ले आए इंपोर्ट किए, यहाँ पे वो इशू ही नहीं हो रहा है, फिर वो बोलेंगे AWS वाले GoDaddy से बात करो, GoDaddy वाले बोलेंगे AWS से बात करो, तो आप कंफ्यूज रहोगे। ऐसे है कि अगर मान लो आप AWS में ही है तो अगर कुछ इशू आएगा तो AWS को उसको रिजॉल्व करना ही होगा, वो नहीं कह सकते कि आप यहाँ बात करो। तो ये सारे उसके फायदे रहते हैं कि मतलब आप एक जगह, बोला भी जाता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें अगर आप एक जगह से परचेज कर रहे हो तो वो ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सर्टिफिकेट मैनेजर का आप यूज़ करो जो AWS का है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया है, वाई माइट एन ALB फेल टू राउट ट्रैफिक करेक्टली, कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ALB है वो ट्रैफिक राउट करने में फेल क्यों हो जाता है, क्या रीज़न हो सकते हैं, या उसको बहुत तरह से पूछेंगे कि फेल हो जा रहा है या क्यों फेल हो सकता है, या क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, या किस बात का ध्यान रखना है। तो ये सारे रीज़न होते हैं। तो कॉमन रीज़न इंक्लूड मिस कॉन्फ़िगरेशन लिसनर रूल्स, की जो मैं पहले भी बता दिया आपको कि लिसनर रूल में जो है वो मिस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। इनकरेक्ट टारगेट ग्रुप सेटिंग, की जो टारगेट ग्रुप की आपकी इनकरेक्ट, पता चला ये भी हो सकता है कि आपको कोई और टारगेट लेना था, आपने जैसे एप्लीकेशन को आपको लगाना लोड बैलेंसर के अंदर, आप गलती से कोई लॉग वाला इंस्टांस उठा के कॉपी कर दिया, आपको नहीं पता चला। अनहेल्दी टारगेट हो सकते हैं कि मतलब आपने जो हेल्थ चेक के लिए डाला वो डिफरेंट पोर्ट वगैरह है, ये सब भी इशू होते हैं, या आपका जो रिस्पॉन्स है वो स्लो हो रहा है। चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग एंड हेल्थ चेक रिजल्ट, ये जो है कॉन्फ़िगरेशन चेकिंग, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो सेटिंग है उसको आपको चेक करना, और हेल्थ चेक, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं बेसिकली। अगर जैसे मान लीजिए एक लोड बैलेंसर में इशू आता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप लोड बैलेंसर को देखो, अगर उसका जो DNS है वो काम कर रहा है, अगर नहीं काम कर रहा है तब आप उससे नीचे, जैसे मान लो कि बहुत बार होता है आपकी वेबसाइट नहीं चल रही होती है, बोलते हैं देखो लोड बैलेंसर में कुछ इशू है, तो पहला काम आप क्या करो, जो आपके लोड बैलेंसर का DNS होता है उस DNS को हिट करके देख लो कि क्या वो रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो आपके लोड बैलेंसर एंड से कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहला काम है आप DNS को हिट करो, अगर DNS काम कर रहा है तब तो लोड बैलेंसर का इशू ही नहीं है, अगर नहीं काम कर रहा तब आप आगे बढ़ो। तब आप आओ क्या, पहले टारगेट ग्रुप में, उसमें आप जो इंस्टांस वगैरह ऐड किए वो देखो हेल्दी आ रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं वो आप देखो, लॉग वगैरह देखो, जैसे अपाचे इंस्टॉल है तो उसके लॉग देखो, ये सारी चीज़ें। अगर फिर रिस्पॉन्स डिले आ रहा है तो वो देखो, कॉन्फ़िगरेशन सही करो। अगर मान लो आपके इंस्टांस भी हेल्दी आ रहे हैं तो फिर और चीज़ें उसमें आप देखो कि सिक्योरिटी में क्या इशू आ रहा है, किसी वजह से कि हम कोई दूसरा पोर्ट तो नहीं अलाउ किए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके इसमें देखनी होती हैं जब अगर आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे इशू आता है। हाउ कैन यू एड्रेस इशू विद SSL सर्टिफिकेट मिसमैच ऑन ALB। अब ALB पे अभी जो मैं पीछे बता रहा था कि जब भी सर्टिफिकेट मिसमैच का इशू आएगा सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ARN को उठाना है, जो उसकी एक ID पर्टिकुलर रहती है और किस समय एक्सपायर हो रहा, तो वहाँ आप वो देख के बहुत आसानी से उसको देख भी सकते हैं, उसका क्या टाइम है और कब वो एक्सपायर हो रहा है, सारी चीज़ें उसमें वो डिटेल से दी जाती हैं। और यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट ID और ARN होता है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आप प्रॉपर जब करने जाओगे लैब वगैरह तो आप देखोगे, मैंने करा रखा है जो उसमें अपनी लैब में, उसमें ये सारी चीज़ें बताई है कि आप उसमें ऐड कर सकते हो, वहाँ से रिमूव कर सकते हो, उसके बाद आपको उसको मैच कराना तो मैच भी करा सकते हो, उसमें वो पूरी डिटेल दी रहती है। तो इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा।
वेरीफाई दैट द करेक्ट सर्टिफिकेट इज एसोसिएटेड विद द ALB लिसनर, की ये ध्यान रखना है कि जो आप सर्टिफिकेट एसोसिएट कर रहे हो वही उसके साथ एसोसिएट है। एंड द इंश्योर दैट द सर्टिफिकेट मैच द डोमेन नेम यूज्ड इन द रिक्वेस्ट, की जो आपका डोमेन नेम है वही वो यूज हो रहा है। ऐसा ना हो कि आपने पता चला SSL सर्टिफिकेट ही किसी दूसरे डोमेन का ले रखा है। तो ये सारे इशू को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए दिया है व्हाट स्टेप्स शुड यू टेक इफ योर NLB इज एक्सपीरियंसिंग हाई लेटेंसी, की जो आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो आपने उसको इसलिए ही यूज़ किया था कि लेटेंसी लो होगी और उसके बाद भी उसकी लेटेंसी हाई हो गई, तो उसको आप कैसे देखेंगे। तो देखिए चेक फॉर नेटवर्क इशूज, आप पहले देखोगे कि कोई नेटवर्क साइड से कुछ इशू नहीं है। रिव्यू बैकएंड जो आपके इंस्टांस वगैरह लगे हैं जैसे आप ALB में कर रहे थे, इंस्टांस परफॉर्मेंस एंड एनालाइजिंग NLB एंड एप्लीकेशन लॉग फॉर द पोटेंशियल बॉटलनेक और कॉन्फ़िगरेशन इशू, की जो भी आपका हो, कि जैसे मान लीजिए हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली आप समझो कि जो जो इशू आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे आया उसी तरह का इसमें कि टारगेट स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है या आपका इंस्टांस नहीं प्रॉपर वर्क कर रहा है, बहुत स्लो है। मान लीजिए आपने क्या है कि नेटवर्क लोड बैलेंसर का तो यूज़ कर लिया और आपने बोला कि अब हम हाई ट्रैफिक को हैंडल करने में सक्षम है, पता चला आपने T2 स्मॉल इंस्टांस ले रखा है, तो इंस्टांस की भी तो कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। तो ये सब सारी बातें हैं कि वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए हाउ डू यू हैंडल अनएक्सपेक्टेड स्पाइक इन द ट्रैफिक विथ ELB, कि जैसे आपका जो ELB है कि मतलब एक तो होता है कि आपकी बेसिक ट्रैफिक बढ़ी, एक बहुत हाई ट्रैफिक बढ़ गई, तो उस केस में आपको क्या करना है। इंश्योर द ऑटो स्केलिंग इज कॉन्फ़िगर्ड टू स्केल द नंबर ऑफ इंस्टांसेस बेस्ड ऑन डिमांड एंड मॉनिटरिंग ELB मैट्रिक्स टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू द ट्रैफिक स्पाइक्स, कि जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो हमने बता भी रखा है कि ऑटो स्केलिंग का यूज़ करना है। इंस्टांस वो क्रिएट करके देता रहेगा। इंस्टांस को आप देखिए, आपका जो लोड बैलेंसर है वो तो ट्रैफिक अपने पास रोकेगा नहीं, वो आपके इंस्टांस पे भेजता रहेगा। तो इंस्टांस पे आप सेट कर लो कि जब इंस्टांस का हमारा भाई 80% यूटिलाइजेशन हो नया क्रिएट करो, फिर 80% हो फिर नया क्रिएट करो। तो इस तरह से आप और आपने जो ELB की मैट्रिक्स है उसका भी यूज कर सकते हैं कि भाई डिले कम ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए इस तरह की चीज़ें मतलब आप देखते रहो, तो वहाँ से आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग और आप उसको सिचुएशन को हैंडल, इस तरह के क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं कि ट्रैफिक बहुत हाई आ गई तो आप उस समय तुरंत क्या करोगे, या मान लीजिए रिस्पांस स्लो आ रहा है उसमें क्या करोगे, या मान लीजिए कोई एरर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ एन ALB टारगेट ग्रुप हैज़ मेनी अनहेल्दी टारगेट्स, की देखिए आप देख रहे हो कि आपने जो इंस्टांस है बहुत ऐड कर रखा है पर क्या है अनहेल्दी काफ़ी जा रहे हैं। तो अनहेल्दी काफ़ी जा रहे हैं तो या तो एक आपके एप्लीकेशन में इशू होगा कि जैसे अपाचे वगैरह डाल रखा आपने, कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो, या क्या हो सकता है कि दूसरे नंबर पे कि आपने पोर्ट वगैरह का सही ध्यान नहीं दिया हो, और उसको आपको देखने के लिए क्या करना होगा, आपको लॉग देखने होंगे। जैसे अपाचे अगर है तो अपाचे एरर लॉग देखना होगा, Nginx है तो Nginx के एरर लॉग देखने होंगे, तो उस बेसिस पे आप देख पाओगे, उसमें क्लियर आएगा। तो इसमें देखिए दिया है इन्वेस्टिगेट द हेल्थ चेक कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू टारगेट इंस्टांस लॉग्स एंड वेरीफाई दैट द इंस्टांस मीट द हेल्थ चेक क्राइटेरिया, एड्रेस एनी इशू विद द इंस्टांस और एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन और इंस्टांस से रिलेटेड इशू होगा तो पहले एक आपने इंस्टांस पे देखने के लिए क्या करना है कि पहले एप्लीकेशन में देखने के लिए आपको देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सही है, और वो जैसे डेटाबेस से करना है तो कॉन्फ़िगर है प्रॉपर कि नहीं वो सारी, और इंस्टांस लेवल पे आपको क्या करना है लॉग वगैरह देख सकते हैं। और उसके बाद अगर इंस्टांस का यूटिलाइजेशन बहुत हाई हो रहा है, जैसे मान लीजिए 80-90% यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उस केस में भाई जो है वो अनहेल्दी या मतलब रिस्पॉन्स स्लो होने ये सारी चीज़ें आने लगेंगी, कॉन्फ़िगरेशन नहीं सही होगा तो इशू आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए दिया है हाउ इज़ द प्राइसिंग फॉर ALB कैलकुलेटेड। ये मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है, एक वीडियो हमने प्रॉपर इसीलिए बनाया था कि प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए प्राइस कैलकुलेट एक तो आपका जो आवर का होता है कि इतने आवर आपने एक नेटवर्क लोड बैलेंसर है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करके रखा है तो उतना चार्ज देना होगा। बेसिकली आप समझो अगर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का तो $16 के आसपास मंथली आता है चार्ज। उसके बाद आप उस पर कितनी ट्रैफिक आ रही है वो कैसे होता है, वो LCU होता है कि LCU बेसिस पे वो डिसाइड किया जाता है।
अब एलसीयू आपको मेजर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कितना कनेक्शन बन रहा है, कितना रिक्वेस्ट आ रहा है, कितने देर तक स्टे कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे एलसीयू आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो आप दो फैक्टर हैं, देखिए ईएलबी प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर द लोड बैलेंसर इज रनिंग, कि कितने देर आपने क्रिएट किया, कितना देर वर्किंग है, मतलब रनिंग है वो, चाहे आप यूज़ कर रहे हो चाहे ना, उसका आपको चार्ज देना है। और उसके बाद देखिए दिया अगला नंबर, द नंबर ऑफ न्यू कनेक्शन, द अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेस्ड बाय द लोड बैलेंसर बेस्ड ऑन यूज लोड बैलेंसर कैपेसिटी यूनिट एलसीयू, की जितना एलसीयू यूज कर रहा है उस बेसिस पे आपको चार्ज देना है। वो मैं आपको दिखाया भी था जब हम लोड बैलेंसर की सीरीज कर रहे थे, तो उसमें हमने इसको डिटेल में देखा भी था, तो आपको समझ में भी आएगा कि जो ये सारे फैक्टर हैं वो वहाँ से अफेक्ट करते हैं। यहाँ हम आते हैं AWS कैलकुलेटर, आप नॉर्मल सर्च मारोगे पहले पे ही देखिए AWS प्राइस कैलकुलेटर आ गया, और यहाँ से आपको जो भी चीज़ों का करना हो मैं बता भी चुका हूँ, यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे आपको मान लो ELB का करना है, इलास्टिक लोड बैलेंसर, तो देखिए यहाँ पे आ गया डिटेल में, तो आप यहाँ पे देखिए आपको लोड बैलेंसर का करना है, तो इसको आपके यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें देखिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर दिया, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे, क्लासिक, सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद आप जैसे मान लीजिए आपके पास एक लोड बैलेंसर है, तो देखिए $16 का करीब चार्ज इन्होंने दे दिया कि इतने घंटे होते हैं और एक घंटे का ये चार्ज होता है, तो ये फिक्स है, इतना अमाउंट देना है। उसके बाद जैसे बहुत लोगों को ये पता होता है कि यही सिर्फ अमाउंट है, नहीं, उसके बाद आपको क्या होता है लोड बैलेंसर कैपेसिटी यूनिट। अब उसमें क्या क्या देखिए वैल्यू होती है आपकी, कि जैसे मान लीजिए आपका जो टारगेट है प्रोसेस बाइट की कितना आप यूज़ कर रहे हो जैसे डाटा का, उसके बाद देखिए EC2 इंस्टांस पे है, उसके बाद देखिए ये लेमडा फंक्शन का है, ये EC2 इंस्टांस या IP के लिए हो गया। अब ये देखिए GB में डाटा है। उसके बाद देखिए एवरेज नंबर ऑफ न्यू कनेक्शन, की कितने नए कनेक्शन बन रहे हैं, एवरेज कनेक्शन ड्यूरेशन, कि कितने देर वो कनेक्शन रह रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड कितनी रिक्वेस्ट आ रही है। तो ये सारे पैरामीटर कैलकुलेट करके और आपके बिल बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे अभी डाल दूँ कि 100 GB का डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है लेमडा फंक्शन में, नहीं EC2 इंस्टांस में, यहाँ पे 100 GB का हो गया। कनेक्शन मान लीजिए हमने कर दिया कि 60 कनेक्शन या 70 कनेक्शन मान लीजिए। उसके बाद एवरेज कनेक्शन मान लीजिए 100 का है आपका पर सेकंड का। और उसके बाद यहाँ पे आ गया आप मान लीजिए कि एवरेज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मान लीजिए यहाँ पे आपका 50 आ गया। तो ये देखिए आपका जो करीब $600 का आ गया, क्योंकि ये बहुत हाई अमाउंट होता है कि आपका 100 कनेक्शन बना हुआ है, मतलब पूरे दिन में ही इतनी ट्रैफिक बहुत लोगों की वेबसाइट पे नहीं आती है, तो वो संसार आप देखो ये बिल आपका बन के आएगा। तो इसीलिए लोड बैलेंसर का होता है 100 GB डाटा प्रोसेस भी पर आवर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा है। अभी अभी जैसे आप इसको देखो 10 करोगे 74 आ गया, तो इसका बहुत चार्ज है डाटा ट्रांसफ़र का। तो ये देखिए इस तरह से ये काम करता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, और कैसे इसकी प्राइस कैलकुलेट की जाती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस बेसिस पे ये डिसाइड होता है। उसके बाद देखिए व्हाट फैक्टर कैन अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द यूजिंग एन ALB, ये मैं आपको बता ही दिया कि क्या क्या फैक्टर होता है। फैक्टर इंक्लूड द नंबर ऑफ लोड बैलेंसर आवर, द अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेस, द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एंड द यूज ऑफ एडिशनल फीचर लाइक SSL टर्मिनेशन, कि जो SSL सर्टिफिकेट वगैरह है उसका भी आपको चार्ज देना होता है, और SSL टर्मिनेशन आप यूज कर रहे हो तो उसका भी चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना होगा लोड बैलेंसर के अलावा। बाकी जो आपके फीचर होते हैं वो यही होते हैं कि कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, कितना देर तक कनेक्शन बन रहा है, या कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये बेसिस पे आपका डिसाइड होता है। उसके बाद अब अगर हम इस पे आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दिया है व्हाट डज नेटवर्क लोड बैलेंसर प्राइसिंग डिफर फ्रॉम द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर प्राइसिंग। ये पूछ सकते हैं कि जो आपके नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर प्राइसिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो NLB प्राइसिंग इज जनरली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यू कनेक्शन एंड डाटा प्रोसेस, whereas application load balancer include charges of the number of requests and data process, कि जो क्या होता है कि कितने नए कनेक्शन बनते हैं उसमें NLB पे, उस पर ज़्यादा मतलब वो डिपेंड करता है। और इसमें क्या होता है चार्ज ऑफ द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, की कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि NLB पे अगर रिक्वेस्ट के बेसिस पे देने लगे तो बहुत हाई प्राइस आ जाएगी, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है तभी लोग NLB का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके आगे आप देखते हैं व्हाट आर द कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजिंग क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। तो देखिए क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग को अगर जैसे पूछ लेते हैं कि इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या चार्ज आ जाएगा,
तो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग कैन इंक्रीज डाटा ट्रांसफर कॉस्ट एज ट्रैफिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। रिव्यू योर आर्किटेक्चर टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज कॉस्ट। जैसे ये है कि क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग यूज करने का आपको पैसा नहीं देना है, लेकिन ये है कि क्रॉस जोन बैलेंसिंग एक तरह से आप समझो डाटा जो ट्रांसफर होगा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में, उसका आपको पैसा देना होगा कि कितना डाटा प्रोसेस हो रहा। तो बस वही होता है, बाकी आपको एक्स्ट्रा उसका चार्ज नहीं देना होता है। उसके बाद देखिए दिया है हाउ कैन यू मॉनिटर एंड मैनेज ईएलबी कॉस्ट इफेक्टिवली, कि जो आपका वो होता है ईएलबी, उसका मॉनिटर मतलब कॉस्ट को मॉनिटर और मैनेज कैसे कर सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा भी ना जाए और प्रॉपर मैनेज रहे कि भाई हाँ इतना हम यूज़ कर रहे हैं उतना ही। तो आप उसके लिए देखिए क्लाउड वॉच जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए AWS कॉस्ट एक्सप्लोरर एंड क्लाउड वॉच टू मॉनिटर यूजेज एंड कॉस्ट। देखिए जो AWS कॉस्ट एक्सप्लोरर है वो कॉस्ट का बताएगा और क्लाउड वॉच की मॉनिटरिंग, और उसके लिए आपको क्या होगा क्लाउड वॉच का यूज करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज लाइक ऑप्टिमाइजिंग इंस्टांस टाइप, कि इंस्टांस वगैरह आप छोटे रखो जितना पॉसिबल है उतना, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत कम कर दो और ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा आप बना के रखो। यूजिंग रिजर्व इंस्टांस एंड कॉन्फ़िगरिंग स्केलिंग पॉलिसी, कि देखो आप अब एक तरह से अगर बात किया जाए तो ELB के थ्रू ये क्या किसकी बात कर ली है, ये बात कर ली है ऑटो स्केलिंग की, कि कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व इंस्टांस का यूज़ करने का, इंस्टांस टाइप आप ऑप्टिमाइज रखो और ऑटो स्केलिंग करो, कि भाई ऐसा नहीं है कि हम 10 इंस्टांस हमेशा लगा के बैठे हैं, 2 लगा के रखो, जब ट्रैफिक आए तभी 10 लगाओ। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि इसमें आप जो अपना है बढ़ा सकते हो, कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। बहुत हाई आ रहा है ऐसा ना हो कि पता चला आपका जो बिजनेस हो रहा है उससे ज़्यादा आप AWS का बिल पे कर रहे हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। और इसीलिए मैं बोलता भी रहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो ये सारी चीज़ें बोलो कि मतलब सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ ये मेरी कंपनी में आएगा तो पैसा बचाएगा। ऐसे आप बताओ कि मैं इतने पे काम कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे ऑप्टिमाइज कर दूंगा, इंस्टांस का देखता रहूंगा, ऑटो स्केलिंग लगा दूंगा, मिनिमम 1 इंस्टांस रखूंगा। तो ये सारी चीज़ तो कंपनी वाले खुश होते हैं कि भाई हाँ ये आएगा हमारे यहाँ और पैसे बचाएगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं, तो देखिए व्हाट आर द कॉमन यूज केसेस फॉर क्लासिक लोड बैलेंसर। अब देखिए क्लासिक लोड बैलेंसर का बहुत कम चांस है ये पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। CLB यूज्ड फॉर सिंपल लोड बैलेंसिंग ऑफ HTTP HTTPS और TCP ट्रैफिक, की बिना एडवांस फीचर का यूज किया, आपको बेसिक का यूज करना है। एडवांस फीचर आपके क्या थे, होस्ट बेस राउटिंग, पाथ बेस राउटिंग और वेब सॉकेट, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। तो आपको बेसिक यूज करना है, तब आप क्लासिक लोड बैलेंसर का यूज कर सकते हो। टिपिकली इज लेगेसी एप्लीकेशन वेयर एडवांस फीचर आर नॉट रिक्वायर्ड, कि जहां आपको एडवांस फीचर है उसकी जरूरत नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 69 में क्या आ गया, हाउ इज ALB यूज्ड इन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। जो आपका ALB होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, वो माइक्रो सर्विसेज में कैसे यूज होता है। तो ALB कैन राउट ट्रैफिक टू डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज बेस्ड ऑन द URL पाथ और होस्ट नेम, इनेबलिंग एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ माइक्रो सर्विसेज इंटरेक्शंस एंड ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे बहुत ढेर सारी सर्विसेज हैं छोटे छोटे पार्ट में, एक तरह से आप समझो क्लस्टर बना हुआ है। और वो क्या है कि आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर URL बेस, URL जो आपका पाथ है उस बेसिस पे, कि आपने जो मैं आपको बता रहा था कि /home लगा है तो इस पे ले जाएगा, /game लगा है तो इस पे ले जाएगा, /sport लगा है तो इस पे ले जाएगा। तो इस तरह की जैसे जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे आप नेटफ्लिक्स की बात करो, अमेजॉन की बात करो, हॉटस्टार, तो ये माइक्रो सर्विसेज का यूज करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप डिफरेंट पाथ के अनुसार अपने ट्रैफिक को राउट कर सकते हो। तो वहां पे आपका ALB यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग NLB फॉर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो आपका हाई परफॉर्मेंस होता है एप्लीकेशन, उसमें NLB का क्यों यूज किया जाता है। तो NLB को मैंने आपको बता ही दिया कि NLB इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग अल्ट्रा लो लेटेंसी, बहुत लो लेटेंसी चाहिए, सच एज रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग, जैसे आपका मशीन लर्निंग वगैरह में होता है, या डाटा प्रोसेसिंग या वीडियो एनालिटिक वगैरह चलती है उसमें, और गेमिंग एप्लीकेशन, जो गेम के एप्लीकेशन आते हैं बहुत हाई, उसमें डाटा भी ट्रांसफर होता है
है और उसमें क्या होता है कि प्रॉपर लेटेंसी भी लो चाहिए, तो उन सब सिचुएशंस के लिए ये बढ़िया होता हुआ है। हाई परफॉर्मेंस एंड हाई थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब क्या हुआ कि कितना एमबी डाटा पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा, तो थ्रूपुट भी हाई है। आर क्रिटिकल की दो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे मान लीजिए गेमिंग एप्लीकेशन है या वीडियो स्ट्रीमिंग आप कर रहे हैं, कुछ मान लीजिए आप वीडियो एनालिटिक लगा रहे हैं, तो वीडियो भी आ रही है, उसकी भी सोचिए क्वालिटी इतनी हाई है, और उसके बाद उस पर आप कुछ प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो एक तरह से आपको जो है परफॉर्मेंस और थ्रूपुट बहुत क्रिटिकल है उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन के लिए आपको एनएलबी का यूज़ करना है। जैसे बोला जाए कि लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी आप नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज़ करना, तो ये सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद देखिए हाउ वुड यू यूज एन ALB टू सपोर्ट ए ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। अब देखिए ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये भी पूछ सकते हैं कि हमें माइग्रेट करना, तो माइग्रेट और डिप्लॉयमेंट, जैसे एक जगह आपका सिस्टम चल रहा है वहां से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए ये ब्लू और ग्रीन डिप्लॉयमेंट का हम यूज करते हैं। और इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें एक तरह से आप ये समझो एक जगह आपका सेटअप चल रहा है, तो आप क्या करोगे, एक नए जगह सेटअप क्रिएट करोगे, वहां पे सेम इसी तरह का, और वहां पे सारी चीजें टेस्ट करके देख लोगे, सब चीज अगर चल गई तो आप इसको फिर बंद कर दोगे और उसको फाइनल कर दोगे। इस तरह का होता है कि उसी तरह का सेटअप एक दूसरा आप क्रिएट करके और उसको आप वहां पे टेस्ट करके और उसके बाद उसी को फाइनल कर देना। तो यूज ALB टू डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन इन्वायरमेंट ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। यू कैन ग्रेजुअली शिफ्ट ट्रैफिक फ्रॉम द ओल्ड इन्वायरमेंट, कि आपको क्या करना है, धीरे धीरे ओल्ड इन्वायरमेंट से ट्रैफिक कहाँ शिफ्ट करना है, टू द न्यू कनेक्शन, मतलब जो ओल्ड है उसको ब्लू बोलेंगे, टू द न्यू कनेक्शन इन्वायरमेंट जो ग्रीन है, एंड मॉनिटर द रिजल्ट, और उसके बाद आप उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख की ट्रैफिक आ रही है और हुआ कि भाई हमें माइग्रेट करना है, तो आप वहाँ नया सिस्टम बनाए, 10 लाख की ट्रैफिक वहाँ भेज दी। नहीं, आपका ये कैसे पता चला कि आपकी ट्रैफिक वो उतना एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो क्या किया जाता है, एक आप सिस्टम यहाँ पे बनाए, एक दूसरा बनाए, और धीरे धीरे उस पर ट्रैफिक भेजना शुरू किए, और जब आपको लगा कि हाँ जैसे ये रिस्पॉन्स कर रहा था उसी तरह का वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो धीरे धीरे करके आप पूरी ट्रैफिक उधर भेज दोगे। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, एक समझ लीजिए आपकी ब्लू और ग्रीन जो होता है डिप्लॉयमेंट, ये एक स्ट्रेटजी है एक सिस्टम मतलब माइग्रेट करने के लिए। आपको अगर जैसे मान लीजिए अपने क्लाउड को या मान लीजिए कोई दूसरे क्लाउड में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इन सब तरह का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए कैन यू यूज ALB फॉर हाई अवेलेबिलिटी डेटाबेस आर्किटेक्चर्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके डेटाबेस होते हैं उनके लिए आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, किसका, लोड बैलेंसर का। क्यों, क्योंकि ऐसे आप समझो कि आपको जैसे इंस्टांस पे था तो एक बार इस पे भेज दिया, एक बार इस पे भेज दिया। अब मान लीजिए जब आप डेटाबेस में क्या हो गया कि यूजर का और सारे जो मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह हैं सारे डेटा रहेंगे। अब मान लीजिए आपको एक उसने डेटाबेस पे भेजा, आप उसने उस पर ट्रांजेक्शन किए, उस पर कुछ ऑर्डर किए, फिर 1 घंटे बाद आए, आप वो क्या करेगा, एक दूसरे डेटाबेस पे भेज देगा, पता चलेगा उस पर आपका डिटेल ही नहीं दिखेगा। आप बोलोगे मैंने ऑर्डर किया था, मेरे पैसे कट गए और सामान मुझे दिख ही नहीं रहा, आप परेशान होने लगोगे। तो क्या कंपनियां हमेशा ये करती हैं कि डेटाबेस को एक सेपरेट रख देती है और एप्लीकेशन सर्वर आपके ढेर सारे बना देंगी। एप्लीकेशन सारे जो रहेंगे आपके एप्लीकेशन सर्वर वो डेटाबेस से कनेक्ट रहेंगे, तो वहां पे वो ऐसे यूज करती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी डेटाबेस सर्वर का वो आप ALB में यूज नहीं कर सकते हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। व्हाइल ALB इज टिपिकली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्लीकेशन ट्रैफिक, इट इज नॉट यूज्ड फॉर डेटाबेसेस। डेटाबेस के लिए नहीं यूज होता, किसके लिए होता है, एप्लीकेशन की ट्रैफिक जो आपके आ रही है आपके URL पे। बस रिसोर्स तो आपको सेम ही रखना है, क्योंकि डिफरेंट रख देंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने एक अकाउंट क्रिएट किया, अब वो दोबारा आएगा फिर उसको बोलेगा अकाउंट क्रिएट करो, क्योंकि अब वो दूसरे सर्वर पे चला गया। तो इस तरह का इशू ना हो, इसलिए आप जो डेटा है वो एक ही रखेंगे, बाकी जो एप्लीकेशन है उसको चेंज करते रहते हैं। उसके बाद इंस्टेड यू वुड यूज ALB फॉर एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेसेस शुड बी मैनेज सेपरेटली विथ फीचर लाइक मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट की। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो आपके एप्लीकेशन है वो ALB का वहाँ यूज कर रहे हैं, और जो डेटाबेस है उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं सेपरेटली, और कौन सा फीचर, मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट, ये आप कर सकते हैं
कि डिफरेंट एजी में आप अपना डेटाबेस रख दीजिए, बट कनेक्शन सेम रखना और उसको सिंक भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 डेटाबेस है तो दोनों सिंक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इसमें 1000 यूजर है इसमें 500 है। तो ये सारा आप तरीका ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर पूछा जाता है कोई भी ऐसी चीज जैसे लॉग सर्वर हुआ या डेटाबेस हुआ, यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी जो मतलब यहाँ पे आप एप्लीकेशन या नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज नहीं करेंगे। आप लोड बैलेंसर का यूज सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन की ट्रैफिक के लिए। उसके बाद देखिए दिया व्हाट कंसिडरेशन आर देयर व्हेन माइग्रेटिंग फ्रॉम सीएलबी टू एलबी। ये मैंने प्रॉपर एक माइग्रेट करके आपको दिखाया भी है, जो मैं बता रहा था कि मेरी 9 वीडियो की प्लेलिस्ट है जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट, और उसके बाद मैंने एक अलग से भी उसको प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें लोड बैलेंसर का पूरा है। तो उसमें मैंने प्रॉपर दिखाया था कि कैसे अगर हम माइग्रेट करना है तो कैसे माइग्रेट करते हैं। कंसिडरिंग द नीड फॉर एडवांस राउटिंग फीचर प्रोवाइडेड बाय एएलबी, रिव्यूइंग existing configuration and rules and plan to reconfigure the listener target group and security group, कि जो जो चीजें हैं वो आप क्या है दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करोगे किसमें, जब आप उसको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में ले आओगे। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वो वीडियो एक बार देख लेना, वो आपको बहुत फायदा करेगा। और हो सकता है कि अगर आपसे माइग्रेशन से रिलेटेड पूछा जाए इससे क्लासिक लोड बैलेंसर से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का, तब तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया हाउ डू यू हैंडल वर्जन अपग्रेड फॉर एन एएलबी। अब देखिए एएलबी जैसे मान लीजिए हम इंस्टांस होता है उसमें अपाचे डालें उसको अपडेट करते रहते हैं, माइस्क्यूएल डालें हैं उसको अपडेट करते रहे, पीएचपी डालें उसका वर्जन अपग्रेड करते रहते हैं। तो ऐसे तो एएलबी का भी वर्जन अपग्रेड होता होगा। तो देखिए लेकिन उसमें क्या है, एएलबी इटसेल्फ डज नॉट रिक्वायर्ड वर्जन अपग्रेड्स, की मतलब आपको उसमें कुछ भी नहीं, अगर कुछ होगा भी तो वो कौन करेगा कि एडब्ल्यूएस। आप ऐसे समझो कि वो फुल्ली क्या होता है एडब्ल्यूएस की तरफ से मैनेज होता, तो उसमें आपको कुछ भी वर्जन अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर यू शुड रेगुलरली व्यू एंड अपडेट कॉन्फ़िगरेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान रखना है। मॉनिटर न्यू फीचर और बेस्ट एंड इंश्योर कंपैटिबिलिटी विद द लेटेस्ट एडब्ल्यूएस सर्विसेज की ओर क्या करना है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपके जो लेटेस्ट और सर्विसेज आ रही हैं उसके साथ कंपैटिबल है कि नहीं। ऐसा ना हो कि जैसे AWS ने कोई सर्विस लॉन्च की और उसने बोला है कि अभी ये जो इस वाले लोड बैलेंसर के साथ कंपैटिबल नहीं है और हम इसको नेक्स्ट वर्जन आएगा तब करेंगे, तब तक आप क्या किए उससे कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना है कि कौन आरडीएस का आप यूज करने जा रहे हैं तो आता है कि MySQL का या PostgreSQL का ये वर्जन अभी अवेलेबल है, इसका यूज कर सकते हैं। तो वो उस तरह का जैसे जैसे नया आता जाएगा वो ऐड करते जाएंगे। तो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसा नया फीचर आ रहा है तो ये देखना है कि क्या वो हमारे एलबी के साथ कंपेटिबल है कि नहीं। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए व्हाट आर द स्टेप फॉर माइग्रेटिंग ए सर्विस फ्रॉम एनएलबी टू एएलबी। अब देखिए ये भी हो सकता है कि बोला गया भाई हमारे पास उस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी तो हमने क्या किया कि नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज़ किया, अब हमारे पास नहीं है तो हमें एएलबी में आना है। तो क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, आइडेंटिफाई द नीड फॉर एडवांस फीचर लाइक HTTPS राउटिंग, रिकॉन्फिगर द सर्विस विथ एएलबी सेटिंग, अपडेट टारगेट ग्रुप वगैरह भी चेंज होंगे, एंड वैलिडेट दैट राउटिंग रूल एंड हेल्थ चेक आर प्रॉपरली सेटअप। कि आपको देखना पड़ेगा कि हेल्थ चेक और राउटिंग जो रूल है, जैसे मान लीजिए अब कुछ ऐसा फीचर है जो आप यूज कर रहे थे एनएलबी में, वो एएलबी में मिलेगा ही नहीं, या कुछ और नया फीचर आ गया जैसे एनएलबी में आपके पास पाथ बेस और होस्ट बेस राउटिंग नहीं थी, एएलबी में आ गई, तो वो सारी चीज़ों को आप फिर से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आपको जो सेटिंग है वो आपको टारगेट ग्रुप में करना पड़ेगा। उसके बाद हेल्थ चेक का आपको देखना पड़ेगा, राउटिंग रूल में आपको चेंज करना पड़ सकता है, पोर्ट भी आपको चेंज करना होगा, यहाँ पे जैसे देखिए नहीं लिखा है, सिक्योरिटी की सेटिंग में भी चेंज करना होगा कि जैसे उसके लिए आपको था उसमें आपको HTTPS का यूज़ नहीं हो रहा था, पोर्ट 80 या पोर्ट 443 का यहाँ पे होगा, तो उस तरह से आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। उसके बाद देखिए दिया है हाउ डू यू इंश्योर मिनिमल डाउन टाइम ड्यूरिंग एन एएलबी माइग्रेशन, की जो आपका एएलबी का माइग्रेशन करते हैं उस टाइम आपको कैसे क्या क्या करना होगा कि जिससे डाउन टाइम कम आए। मतलब ऐसा ना हो कि आप पूरी अपनी वेबसाइट को बंद करके बैठ जाएं और फिर नया फिर से सेटअप कर रहे हैं।
तो देखिए यूज स्ट्रेटेजीज लाइक कैनेरी डिप्लॉयमेंट, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट एंड प्री वैलिडेशन ऑफ न्यू कॉन्फ़िगरेशन टू इंश्योर मिनिमल डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग माइग्रेशन। की आप जो ये डिप्लॉयमेंट के मेथड हैं या आप समझो मेथोलॉजी है कि कैनरी डिप्लॉयमेंट, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। इसमें देखिए ब्लू ग्रीन का मैंने क्या बताया, धीरे धीरे सीक्वेंट बना के और ट्रांसफर कर। कैनेरी में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको बहुत बड़ा सिस्टम है, आपने 50 सर्वर लगा रखा है, डाटाबेस से कॉन्फ़िगर है, एप्लीकेशन है, उसका एक सेगमेंट काट के आप नया बनाओ और उस पर कॉन्फ़िगर करो और उस पर ट्रैफिक भेज के देखो। तो ये होता है एक नए सेटअप, मतलब एक स्मॉल सेटअप, बड़े सेटअप को एक स्मॉल सेटअप पे। और इसमें क्या होता है ब्लू ग्रीन में, इसमें होता है 1 बाय 1 करके आप सेटअप करो पूरा और उसके बाद धीरे धीरे ट्रैफिक को बढ़ाते जाओ। तो ये तरीके होते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे जैसे पूछते हैं कि माइग्रेशन करना हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और उसके बाद बोल देना कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी। आप बोलने को बोलते रहो कि कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, पोर्ट वगैरह का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट मेथड यूज़ करेंगे, जैसे कैनेरी होता है, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट होता है। अगर वो पूछे तो ये बता भी दो क्या होता है। तो इस तरह से आपको डिटेल में उनको बताना होगा। उसके बाद देखिए दिया व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर माइग्रेटिंग एप्लीकेशन टू यूज एएलबी। अब देखिए एएलबी के लिए प्लान एंड टेस्ट द माइग्रेशन केयरफुली। आप प्रॉपर उसको सिस्टम बनाए हो और प्रॉपर टेस्ट भी करते चल रहे हो। उसके बाद इंश्योर कंपैटिबिलिटी विथ एएलबी फीचर्स, अपडेट डीएनएस सेटिंग एज नीडेड एंड मॉनिटर द एप्लीकेशन फॉर एनी इशू पोस्ट माइग्रेशन। कि आपको एक एक, जैसे मान लीजिए आपने माइग्रेट किया तो आप माइग्रेशन से पहले ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, माइग्रेशन के बाद ये प्रॉब्लम आने लगी, इस तरह की चीज़ें आप उसको भी प्रॉपर मॉनिटर करो, डीएनएस की सेटिंग प्रॉपर करो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और एक एक स्टेप अगर आपसे पूछा जाता तो ये आपको बताना है कि डीएनएस की सेटिंग होती है। उसके बाद अगर जो प्लान बनाए हैं उसमें कुछ कुछ ट्रैफिक भेज के टेस्ट करेंगे, चल रहा है ठीक है, और हमारे एएलबी के साथ कंपेटिबिलिटी है कि नहीं है, ये सारी चीजें एक एक करके टेस्ट की जाती हैं। उसके बाद देखिए हाउ डज एएलबी सपोर्ट स्केलेबिलिटी इन द क्लाउड इन्वायरमेंट। अब देखिए जो एएलबी है वो स्केलेबल ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मान लीजिए आप पे लोड आया तो 2 एएलबी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बट वो कैसे मैनेज करता है, वो अपने टारगेट बेसिस पे मैनेज करता है। एएलबी ऑटोमेटिकली स्केल बेस्ड ऑन इनकमिंग ट्रैफिक एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट अक्रॉस मल्टीपल टारगेट। क्या होता है कि वो स्केल करके और क्या होता है मल्टीपल टारगेट पे वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, अलाउंग एप्लीकेशन टू हैंडल इंक्रीज लोड बैलेंसर एंड मेंटेन परफॉर्मेंस। की जैसे मान लीजिए अगर ट्रैफिक हाई आती है तो वो अपनी जो डिफरेंट अवेलेबिलिटी है उस पर काम करके और ट्रैफिक को मैनेज करेगा और आपके जो टारगेट है उस पर भेजता रहेगा। लेकिन जैसे आपके जब आपको ये समझ लो कि आपको एप्लीकेशन और मतलब उसके साइड से एएलबी के साइड से इशू नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई ट्रैफिक बहुत आ गई हमारा एएलबी भेज ही नहीं पा रहा। जितना आपके पास टारगेट होंगे वो भेजता रहेगा। आपको किस पे काम करना है, आपको टारगेट पे काम करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्केल के लिए बात करेंगे तो आप बोलोगे कि हम ऑटो स्केलिंग का यूज करेंगे, इंस्टांस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टांस लगाएंगे, ये सारी चीज़ें, और वहां से मैनेज करेंगे। व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज टू एनहेंस द रेजिलियंस ऑफ एन एएलबी डिप्लॉयमेंट। एएलबी डिप्लॉयमेंट में आपको देखिए क्या क्या है। डिप्लॉयमेंट एएलबी अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक, यूज ऑटो स्केलिंग फॉर बैक एंड इंस्टांस एंड इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग अलर्टिंग फॉर प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। कि जो आपको देखिए मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, अलर्ट की ज़रूरत है, आपको बैक एंड पे काम करना, वही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी सारी चीज़ों को आपको बार बार बताना है कि कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक को प्रॉपर करना है, मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में रखना, ऑटो स्केलिंग का यूज़ करना, बैक एंड सर्वर को प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करना है, यही सारी स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद देखिए दिया व्हाट डज एएलबी हैंडल फेल ओवर सिनेरियो। की जैसे एएलबी में कुछ फेल हो, मतलब कुछ कमी आने लगी, जैसे मान लीजिए आपका इंस्टांस नहीं काम कर रहा है या आपका कोई अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया इस तरह का, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, in the event of a failure ALB automatically reroute traffic to healthy targets across multiple availability zone helping to ensure continuous availability। क्या करेगा वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में जो आपके टारगेट हेल्दी होंगे उन पे ट्रैफिक भेजना शुरू कर देगा, जो जो टारगेट आपके पास हेल्दी बचे हुए होंगे, और उसके थ्रू क्या होगा कि आपकी ट्रैफिक उस पर जाती रहेगी तो आपके जो हमेशा है अवेलेबिलिटी रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। उसके बाद देखिए व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एएलबी व्हेन इट कम टू स्केलिंग। जब स्केलिंग का आती है कंडीशन तो क्या क्या कमियां हैं एएलबी में।
while ALB कैन स्केल ऑटोमेटिकली, जो ये होता है स्केल अपने आप को कैसे करता है ऑटोमेटिकली, इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर रिसोर्स लिमिट एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, they may be limit on the number of the request or connection that would impact scaling। देखिए जो आपका ELB है उस पे तो नहीं कुछ इशू आएगा, मतलब अगर आपने उसको नीचे इंस्टांस और बढ़िया दे रखा है तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपका मतलब प्रॉपर नहीं चल रहा है, वो भले आपका ELB स्केल कर लिया लेकिन जो कनेक्शन बन रहे हैं या मान लीजिए आपके इंस्टांस के साथ उन सब में लिमिट है या आपने अपाचे वगैरह पे लगा रखा, तो उस वजह से कभी कभी इशू आता है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपको अपने जो लोड बैलेंसर है उस पर कुछ करना है, आपको काम हमेशा अपने टारगेट पे ही करना पड़ेगा जो आपके इंस्टांस होंगे। उसके बाद अगला देखिए दिया, हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज ALB परफॉर्मेंस फॉर हाई ट्रैफिक एप्लीकेशन। जो आप अपना जो आपका इलास्टिक लोड बैलेंसर है उसको हाई परफॉर्मेंस के लिए, हाई ट्रैफिक के लिए कैसे यूज करेंगे, तो यूज फीचर लाइज कनेक्शन ट्रेनिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रॉपर कनेक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, कितने देर तक, जैसे मान लीजिए आपका किसी इंस्टांस के साथ कनेक्शन बनाओ, किसी रीजन से वो इंस्टांस बाहर जा रहा है टारगेट से, तो क्या होगा कि जब तक आप हो तब तक वो अवेलेबल रहेगा, नया कनेक्शन उस पर नहीं देगा। उसके बाद देखिए स्टिकी सेशन का आपको यूज करना है कि क्लाइंट और पर्टिकुलर एक फिक्स सर्वर के बीच में कितने देर का कनेक्शन बनाए रखना है। क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का यूज करना है। इंश्योर द बैकएंड इंस्टांस एंड एडिक्वेटली साइज एंड कॉन्फ़िगर फॉर हाई परफॉर्मेंस। क्या होगा कि जो आपका बैक एंड सर्वर होगा उनकी साइज वगैरह का आपको ध्यान रखना और कॉन्फ़िगर करना है, किसके लिए, हाई परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कैन यू यूज ALB अक्रॉस मल्टीपल रीजन। अब देखिए जो ALB है वो पूछ रहे हैं कि क्या हम मल्टीपल रीजन, जैसे मैंने दिखाया था आपको, मुंबई रीजन हुआ या टोक्यो रीजन हुआ, आपका जो लोड बैलेंसर और इंस्टांस होता है वो पर्टिकुलर एक ही रीजन के लिए होता है। लेकिन उसके बाद भी ALB इटसेल्फ इज रीजन स्पेसिफिक टू हैंडल अक्रॉस रीजन ट्रैफिक। You would need to use Route 53 and DNS based routing or implement a multi-region architecture with सेपरेट ALB इन ईच रीजन की। देखिए कई तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि आप मल्टी जो रीजन आर्किटेक्चर होता है कि ईच सारे उसमें रीजन में आपने वो बना दिया लोड बैलेंसर और वो ऐसे काम कर रहे हैं। उसके सिवा आपको देखिए DNS जो होता है, DNS बेस्ड राउटिंग और Route 53 जैसे जो आप सर्विसेज बाहर से ना लेके आप अपने DNS वगैरह को Route 53 पे मैप करते हैं, तो वहां उस सिचुएशन में आप क्या होता है कि हाई स्पीड के लिए मल्टी जो रीजन होते हैं उसमें अपने ALB को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दो चीज पूछेंगे कि यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलोगे Route 53 वगैरह के थ्रू यूज कर सकते हैं। अगर बोलेंगे कि रीजन क्या होता है तो आप बोलो रीजन स्पेसिफिक होता है कि मुंबई में क्रिएट होगा, जैसे IAM वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, रीजन स्पेसिफिक नहीं होते। लेकिन आपके जो ये होते हैं लोड बैलेंसर, ये क्या होते हैं, रीजन स्पेसिफिक होते हैं। BPC हो गए, ये सारी चीजें, EC2 इंस्टांस, ये सब क्या होते हैं, रीजन स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज ALB अक्रॉस मल्टीपल AWS अकाउंट। अब जो आपका ALB है उसको मल्टीपल AWS अकाउंट, ये तो हो गई रीजन की बात, अब मल्टीपल AWS अकाउंट में यूज करना है। यूज AWS ऑर्गेनाइजेशन एंड IAM रोल्स टू मैनेज एंड एक्सेस ALB रिसोर्स अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट। अभी देखिए जो हाल ही में जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है सोल्यूशन आर्किटेक्ट की, उसमें अभी हम IAM के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं आपको दिखा भी रहा था कि कैसे आप AWS ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके और मल्टीपल अकाउंट में आप अपने IAM रोल डिफाइन करते हैं, और ये सारी चीजें वो मैंने बताया भी था। तो यूज AWS ऑर्गेनाइजेशन एंड IAM रोल टू मैनेज एंड एक्सेस ALB resource across multiple account. You can also use AWS resource access manager जिसको RM बोलते हैं फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। रिसोर्स शेयर करने के लिए आप यूज कर सकते हो, या आपके क्या होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के जो रूल होते हैं, रोल, उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। के बाद देखिए अगला है, हाउ कैन यू इंटीग्रेट ALB कॉन्फ़िगरेशन विथ CI/CD पाइपलाइंस की। जो आपका ALB कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका CI/CD पाइपलाइन में यूज कैसे करते हैं, जो आपका कोड कमिट हो गया या कोड डिप्लॉयमेंट में आप यूज कर रहे हैं वहां पे। इंटीग्रेट ALB कॉन्फ़िगरेशन इनटू CI/CD पाइपलाइंस बाय यूजिंग IAC टूल टू डिफाइन एंड डिप्लॉय ALB सिटिंग ए पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, इंश्योरिंग
कंसिस्टेंट एंड ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट की, जो आप एक तरह से आप समझो कि आपका जो डिप्लॉयमेंट है उसको आप ऑटोमेट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे हम CI/CD पाइपलाइन का यूज़ करते हैं कि अपने आप ट्रिगर हो जाए। जैसे मान लीजिए ये क्या करेगा, पाइपलाइन ट्रिगर करेगा और कुछ एक्टिविटी होगी। जैसे मान लीजिए आपने डाल रखा कि हमने कोड कमिट में कुछ चेंज किया, तो क्या होगा, पाइपलाइन ट्रिगर करेगा किसको, कोड डिप्लॉयमेंट में। तो जो आपके जितने भी सर्वर होंगे वहाँ क्या होगा, जा जाके कोड डिप्लॉय हो जाएगा जो आपका लेटेस्ट कोड होगा। तो इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद देखते हैं हाउ कैन यू यूज ALB इन हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर। अब जैसे हाइब्रिड जो क्लाउड है उसमें हम ALB का कैसे यूज कर सकते हैं, तो ALB कैन बी यूज्ड इन हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक बिटवीन ऑन premises एंड क्लाउड बेस्ड रिसोर्सेज, often combined with the VPN और डायरेक्ट कनेक्ट फॉर सिक्योर कनेक्टिविटी। जो VPN का मेथड होता है जो हमने BPC में बात किया, और डायरेक्ट कनेक्शन, उसका यूज करके हम अपने ऑन premises और क्लाउड जो बेस रिसोर्स हैं उनके बीच में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या हम हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर में ALB का यूज कर सकते हैं, तो आपको बोलना हाँ यूज कर सकते हैं। किसके थ्रू, VPN और डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग ए मल्टी क्लाउड लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी। अब देखिए मल्टी क्लाउड लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी आप कैसे मैनेज करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस इंक्लूड यूजिंग कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट टूल, इम्प्लीमेंटिंग यूनिफाइड सिक्योरिटी पॉलिसीज, leveraging hybrid cloud integration solution and regularly viewing performance and cost metrics। ये सारे जो पैरामीटर हैं इनको आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा कभी जाता है तो इन सारी बातों का आपको बात करना है कि रेगुलरली हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस और कॉस्ट को देखते रहना है, सिक्योरिटी को देखते रहना है और इंटीग्रेशन को देखते रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर होती हैं जो आपके मल्टी क्लाउड होता। तो ये आपके इतने क्वेश्चन इसमें थे 88, और मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन मान लीजिए जैसे क्या मैंने थोड़ा सा लिखा और थोड़ा सा बताया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जो वीडियो है प्लेलिस्ट उसको आप देख लोगे डिटेल में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर आपको फिर से समझा दूंगा, या एक और अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ी तो नहीं बना सकते हैं, और नहीं तो आप गूगल वगैरह करके भी और AWS डॉक्यूमेंटेशन से थोड़ी बहुत चीज़ें आप अपने आप क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देख के ही तभी आप अगर लोड बैलेंसर के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो तभी जाइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब वो इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी पूछ जाने की उम्मीद नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।